स्वागत है बच्चों। आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। तो कविता में बताया गया है कि किस प्रकार मीडिया, जो भारतीय संविधान में चौथे स्तंभ का कार्य करती है, वह आज किस प्रकार व्यावसायिक मानसिकता से लिप्त हो गई है और उसी व्यावसायिक मानसिकता से लिप्त होने के कारण वो उसका नज़रिया लोगों के प्रति, यहाँ विशेषकर यहाँ पर जिस इस कविता में जो बात की गई है वो शारीरिक चुनौतियों को झेलते हुए व्यक्ति के बारे में बात की गई है कि उन शारीरिक चुनौतियों को झेलते हुए व्यक्ति के प्रति कितनी संवेदनहीन हो गई है। उसकी जो सोच है, उसकी जो दृष्टि है, उसका जो व्यवहार है, उसके प्रति कितना संवेदनहीन हो गया है, यहाँ इस कविता में हमें वह देखने को मिलेगा। जो मीडिया चैनल पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश करते हैं जो चैनल, उनके ऊपर एक प्रकार का व्यंग्य भी इस कविता में किया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपनी कविता। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो कवि कह रहा है कि हम दूरदर्शन अर्थात जितने भी टीवी चैनल हैं, समाचार दिखाने वाले चैनल हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, टीवी चैनल पर हम बोलेंगे। हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम क्या हैं? हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम हैं समर्थ और शक्तिवान। तो यहाँ पर कवि एक प्रकार का व्यंग्य कर रहा है कि वह लोग जो सामान्य जन की पीड़ा को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, एक तरह का निस्वार्थ सेवा, इसको एक तरह की निस्वार्थ सेवा इसको कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर वह क्या कह रहे हैं? घमंड से भर गए हैं, अहंकार से भर गए हैं और अहंकार से भरकर कह रहे हैं हम समर्थ शक्तिवान, स्वयं को समर्थ शक्तिवान कह रहे हैं। तो यहाँ पे मीडिया की बात करें कि मीडिया जो शक्तिशाली है, ज़रूर है, लेकिन उसका काम क्या है? सामान्य जन की पीड़ा, कष्ट, दुख, ये जो सच्चाई है उसको बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाना। मीडिया का काम है बड़े स्तर पर खबर को लोगों तक पहुंचाना, सच को लोगों तक पहुंचाना। लेकिन यहाँ पर व्यंग्य है कि वह एक घमंड में आकर अपने आप को ये सोचकर कि हमारे हाथ में शक्ति है, पावर है, घमंड में आ गए हैं, अपने आप को समर्थ और शक्तिशाली मानने लग गए हैं और अपनी शक्ति किस पर प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? हम एक दुर्बल को लाएंगे। तो वो अपनी शक्ति दिखाने के लिए अब एक दुर्बल, शक्तिहीन व्यक्ति को, एक अपाहिज व्यक्ति को लेकर आना चाह रहे हैं। कहाँ लेकर आना चाह रहे हैं? एक बंद कमरे में, अपने टीवी चैनल के स्टूडियो में उसे लेकर आना चाह रहे हैं। इसलिए चाह रहे हैं, वो योजना बना रहे हैं ताकि अपनी व्यावसायिकता का या जनता की सेवा करने का जो उनके भीतर भाव होना चाहिए था, उसके ऊपर उन्होंने एक मुखौटा पहन लिया है। दिखा रहे हैं कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं, लोगों का दुख दर्द कष्ट लोगों से बांट रहे हैं, लोगों को संवेदनशील बना रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने क्या किया हुआ है? एक मुखौटा पहना हुआ है, अपनी व्यावसायिकता की जो भूख है उसको संतुष्ट करने का, पैसे कमाने का एक ज़रिया इसको बना लिया है, टीआरपी कमाने का एक ज़रिया इसको बना लिया है। और उसी की योजना बनाते हुए कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, यानी कि अपनी टीवी चैनल के माध्यम से हम शक्तिशाली हैं, टीवी चैनल हम चलाते हैं, हम जन जन की बात लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हम एक दुर्बल अपाहिज व्यक्ति को लेकर आएंगे अपने टीवी के इस स्टूडियो में। और क्यों लेके आएंगे वो और आगे वाले पैराग्राफ में आप देखते हैं। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। अब ये जो आपने पैराग्राफ पढ़ा, काव्यांश पढ़ा है, इस काव्यांश में यही बताने की कोशिश की जा रही है कि उससे लगातार इस प्रकार के संवेदनहीन प्रश्न पूछे जाएंगे कि वह व्यक्ति अपने दुख को, पीड़ा को, कष्ट को बता पाने में असमर्थ स्वयं को महसूस करेगा। लिखा है ना, बता नहीं पाएगा। तो यहाँ पर पत्रकारिता की जो व्यावसायिकता है, पत्रकारिता की जो व्यावसायिकता है वह आज किस प्रकार संवेदनहीन हो गई है, और उसी के चलते, उस संवेदनहीनता के चलते, व्यावसायिकता के कारण जो संवेदनहीनता उसमें आ गई है, उसके चलते वह एक अपाहिज व्यक्ति से इस प्रकार के प्रश्न पूछने को
मजबूर हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति होगा तो वह इस प्रकार के प्रश्न किसी से कम टीवी पर तो टीवी चैनल के माध्यम से तो पूछने का प्रयास नहीं करेगा, वैसे भी नहीं करेगा। हम खुद अगर संवेदनशील होना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं किसी के दुख को, कष्ट को, पीड़ा को, तो आप महसूस कीजिए कि अगर आप भी वैसे ही होते, आपका जीवन भी वैसा ही होता, आपको भी ईश्वर ने उस एक अंग से न नवाजा होता है, आपको नहीं दिया होता, तो आपको कितना कष्ट हो रहा होता। तो उसकी परिस्थिति में जब हम स्वयं को रख कर देखेंगे, तब हम किसी चीज़, वस्तु या भाव के प्रति या व्यक्ति के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। अन्यथा इस प्रकार की असंवेदनशीलता ही हमें हर जगह देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, तो ये कवि के मन का भाव है कि कवि ऐसा सोच रहा है। अब कवि ऐसा क्यों सोच रहा है? रघुवीर सहाय जो हैं वो पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, तो उन्हें पता है कि पत्रकारिता में किस प्रकार से लोग व्यावसायिकता में लिप्त हो चुके हैं, या अपने आर्थिक लाभ के लिए किस प्रकार लोगों के दुख, दर्द, कष्ट को बेचते हैं। तो कहाँ उन्हें पता होता है कि कहाँ पर किसका चेहरा कहाँ दिखाना है, आंसू कहाँ दिखाने हैं, या पिछली बीती हुई बातों का हिस्सा कब कहाँ काट कर दिखाना है। तो इसीलिए उन्होंने इन सब को कोष्ठक में रख कर के दिखाया है। जो कवि के मन में चलने वाले भाव हैं वो इन कोष्ठकों के माध्यम से कविता को संपूर्णता प्रदान करने के लिए, कविता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए रखे गए हैं। तो यहाँ कैमरामैन के लिए ये संदेश था कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। तो ये व्यंग्य भी कह सकते हैं इसे, कि कैमरामैन पर और जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है, जो उस अपाहिज व्यक्ति का इंटरव्यू कर रहा है, वो उस व्यक्ति पर ये एक प्रकार का व्यंग्य है कि इसे कैमरा दिखाओ, क्योंकि वो उसके प्रति संवेदनशील होकर के उससे प्रश्न नहीं पूछ रहा है, बल्कि कैमरे पर उसे दिखाने के लिए, उसके पीड़ा को, कष्ट को बेचने के लिए वहाँ बैठ कर के उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। और कैमरामैन को कह रहा है कि इसे कैमरा दिखाओ बड़ा बड़ा, ताकि वो अपना कष्ट सब लोगों को बता सके। लेकिन वो इस प्रकार के संवेदनहीन प्रश्न पूछकर सुनकर अपना दुख दूसरों को बता नहीं पाता है, तो बता नहीं पाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला काव्यांश पढ़ते हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब जब ये काव्यांश पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसे बार बार कहा जा रहा है कि आप अपनी परिस्थिति को याद कीजिए, अपाहिज होकर आपको कैसा लग रहा है। सोचिए, बताइए, सोचकर बताइए कि आपको किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता है और आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ये प्रश्न सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने भीतर चल रहे कष्ट को बताने के लिए तैयार नहीं होगा, या उसके मन में भाव ही नहीं आएगा कि मैं अपना कष्ट किसी के साथ साझा करूं। वह वहीं पर सोचने लग जाएगा कि किस प्रकार से मेरा यहाँ पर तमाशा बनाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। तो आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? बताइए, कैसा लगता है? इस प्रकार का संवेदनहीन प्रश्न वह सुनकर अचंभित हो जाता है। अब वो बताने में असमर्थ महसूस कर रहा है स्वयं को कि उसे कैसा लगता है। तो यहीं कोष्ठक में फिर से कवि ने अपने मन की बात कही है, जो कविता के उद्देश्य की पूर्ति कर रही है, कि हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। तो जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है या कैमरे के पीछे जितने भी लोग हैं, वो इशारा करके बताएंगे कि आपको कैसा महसूस होता है। क्योंकि उस व्यक्ति से जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस अपंग व्यक्ति से जिसका तमाशा बनाया जा रहा है, जिसके दुख का, दर्द का, कष्ट का, पीड़ा का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसे बेचने की कोशिश की जा रही है, उसकी पीड़ा को, कष्ट को बेचने का प्रयास किया जा रहा है, तो वह व्यक्ति स्वयं तो इस प्रश्न का उत्तर देने में स्वयं को असमर्थ महसूस करेगा। तो कवि ने यहाँ इसीलिए कोष्ठक में, ब्रैकेट में वो बात कही है कि हम बताएंगे उससे, क्योंकि वो तो बताने में अब स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहा है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। तो
उसे बार बार उस पर मानसिक रूप से दबाव डाला जा रहा है, मानसिक रूप से उसको उसके जो भाव हैं उनको उनका दमन करने की कोशिश की जा रही है। उस पर मानसिक दबाव बढ़ाया जा रहा है कि सोचिए, बताइए, बार बार उसे कह रहे हैं ना, सोचिए, बताइए आपको कैसा लगता है, यानी कि कैसा लगता है अपाहिज होकर, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देगा। फिर वही कोष्टक आ गया, तो यह अवसर खो देगा। अवसर क्या? टीवी पर अपना जो कष्ट है, दुख है, वो बताने का अवसर खो देगा। अब इस प्रश्न से आगे जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है वह बढ़ जाएगा। तो वह यह अवसर, कौन? अपाहिज, यह अवसर खो देगा। जो उसका कष्ट है, दुख है, वो टीवी पर बताने का अवसर खो देगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। तो इस प्रकार ये जो पंक्तियाँ अभी हमने पढ़ी हैं, आप जानते हैं कि इस प्रकार पूछ पूछ कर हम उसको रुला देंगे कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए। तो ये पंक्तियाँ अपने आप में ही बता रही हैं कि उनके मन में व्यावसायिकता कितनी गहरी बैठी हुई है। जो आर्थिक लाभ कमाने का जो अवसर उन्हें अब प्राप्त हुआ है, उसे वो हाथ से जाने नहीं देना चाह रहे हैं। तो वो योजना बना रहे हैं, उसके लिए भी कह रहे हैं कि इस प्रकार के असंवेदनशील प्रश्न पूछ पूछ कर, हो सकता है वह व्यक्ति बिल्कुल उसके भीतर आत्मविश्वास भरा हुआ हो, उसने अपनी अपंगता को अपने आड़े नहीं आने दिया हो, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न जब उससे पूछ लिए जाएंगे तो वह अपने आप को असमर्थ महसूस करने लग जाएगा और शायद हो सकता है वो रोने भी लग जाए। तो वो चाहते ही हैं, कह रहे ना, प्रयास करेंगे, रोचक बनाने के लिए प्रयास करेंगे कि वो रोने लग जाए। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं? तो कवि हमसे ही प्रश्न पूछ रहा है कि शायद जनता के मन में भी इसी प्रकार के भाव चलते हैं। शायद जनता की जो रुचि है वो भी शायद इसी प्रकार से एक व्यक्ति को, एक अपाहिज व्यक्ति को, जिसे मीडिया के यह लोग दुर्बल कह रहे हैं, उस व्यक्ति को रोते हुए देखने में ही उसकी रुचि है। तो आप भी क्या इस प्रकार का इंतज़ार करते हैं कि वह व्यक्ति रोए? तो ये जनता के ऊपर किया गया व्यंग्य है। क्या आप भी ऐसा? और साथ में प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग संवेदनशील हो, सभी संवेदनहीन ना हो। तो इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं? तो कवि ने दोनों बातें कह दी हैं कि हम भी उसमें समान रूप से सम्मिलित रहते हैं, हमारी रुचि जैसी है वैसा ही कार्यक्रम बनाने का प्रयास किया जाता है। तो हमारी रुचि बदलेगी तब शायद कार्यक्रम के ये तरीके भी बदल जाएं। चलिए आगे देखते हैं। अब यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, तो आप भी क्या इंतज़ार करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा क्योंकि कार्यक्रम कहाँ दिखाया जा रहा है? टीवी पर। तो टीवी पर तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा ना कि आप भी क्या उसके रोने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो कविता लिखी हुई है, तो यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो ये एक अप्रत्यक्ष प्रश्न है जो शायद सबके मन में चलता है कि हम भी चाहते हैं कि वह रोए। तो ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, इससे तात्पर्य है कि जनता से तो ये प्रश्न पूछा जाएगा ही नहीं, लेकिन जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है और जो कैमरामैन है या बाकी कैमरे के पीछे छुपे हुए जो लोग हैं, उनके मन में ये चल रहा होता है कि शायद जनता भी चाहती है कि यह रोए, और रोने से ही शायद कार्यक्रम रोचक बन सकता है, मनोरंजक बन सकता है, और अधिक से अधिक लोग इसे देखने के लिए तब प्रेरित होंगे तो लोकप्रिय होगा, और लोकप्रिय होगा तो उन्हें आर्थिक लाभ होगा, उनकी व्यावसायिकता और बढ़ेगी, उन्हें अधिक विज्ञापन मिलेंगे, उन्हें तरह तरह के सरकारी अनुदान प्राप्त होंगे, आवश्यक फंड मिलेंगे, उनके चैनल को नाम मिलेगा, शायद अवार्ड भी मिल जाए। तो ये उनकी व्यावसायिक मानसिकता है जो उस व्यक्ति को इस प्रकार के प्रश्न पूछकर मानसिक दबाव से घेरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह रोने लग जाए, वह स्वयं को असमर्थ महसूस करके, निस्सहाय महसूस करके रोने लग जाए। वह शायद अपनी अपंगता से ना रोए, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न सुन के वह अवश्य रोएगा, और रोएगा तो जनता अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगी। ऐसा मीडिया कर्मी या वहाँ पर साक्षात्कार लेने वाले लोग सोच रहे हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँखों की एक बड़ी तस्वीर। अब उन्होंने आगे की योजना बना ली है। कह रहे हैं कि जब वह रोने लग जाएगा तो उसकी आंखें रोने के कारण जो सूज गई हैं, लाल हो गई हैं, वह आंखें हम लोगों को दिखाएंगे कि वह व्यक्ति कितने कष्ट में है और हम कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं। हम साक्षात्कार लेने वाले, हम टीवी चैनल वाले, हम मीडिया वाले कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति के पीड़ा को, कष्ट को किस प्रकार समझकर आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो क्या है, निरा
झूठ है। वो असल में वो चाहते क्या है, अपना व्यावसायिक लाभ कमाना चाहते हैं। संवेदनहीन होकर के उसके प्रति संवेदना दिखाने का केवल नाटक कर रहे हैं। बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। अब कसमसाहट किस चीज़ की? तस्वीर दिखा दी उसकी फूली हुई आँखों की, जो शायद उनके इस प्रकार के असंवेदनशील प्रश्न सुनने के कारण रोने से उसकी आँखों में आ गए होंगे। लेकिन जनता को क्या दिखाई दे रहा होगा कि वह अपने कष्ट से पीड़ित है, उसको बहुत दुख है। फिर हम एक बड़ी सी तस्वीर दिखाएंगे, उसके होठों पर एक कसमसाहट भी होगी। तो कसमसाहट किस प्रकार की? कि वो चाहता है बोलना, अपना दुख बताना चाहता है, लेकिन बता नहीं पाएगा, कसमसाहट से रह जाएगा, चुप ही रह जाएगा। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अब ये फिर से उन्होंने कोष्ठक में लिखा है, कह रहे हैं जो मैं अभी आपको बात बता रही थी कि असल में वो रो रहा है उन असंवेदनशील प्रश्नों के कारण, उस संवेदनहीनता के कारण रो रहा है जो साक्षात्कार के नाम पर उसके अपंगता और पीड़ा को, कष्ट को बेचने के नाम पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके कारण वो रो रहा है कि किस प्रकार मेरा तमाशा बनाया जा रहा है, मुझसे इस प्रकार दुर्व्यवहार करते हुए संवेदनशील प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन हम क्या सोचेंगे? आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, लेकिन हमें लगेगा कि वो तो अपने कष्ट के कारण रो रहा है, उससे अब अपना यह दुख और नहीं सहन होता है। तो यहाँ पर कवि फिर से हम जैसे लोगों पर व्यंग्य कर रहा है, आम जन पर व्यंग्य कर रहा है कि हम भी आंखें बंद करके इस प्रकार के कार्यक्रमों पर विश्वास कर लेते हैं कि असल में ये संवेदनशील चैनल है, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। अब एक और प्रयास की बात कर रहे हैं। वो किस चीज़ का प्रयास करना चाहते हैं? पहले भी ये प्रयास था, अब फिर से किस प्रकार का प्रयास करना चाहते हैं कि आप धीरज रखिए, आप धैर्य रखिए। किसे कह रहे हैं? जनता को कह रहे हैं, जो देखने वाले दर्शक हैं उनकी बात कर रहे हैं कि आप धैर्य रखिए, आप और यह अपंग व्यक्ति जिसका मैं साक्षात्कार ले रहा हूँ, हम साक्षात्कार ले रहे हैं, उसे और आपको हम एक साथ रुलाएंगे। अब ऐसा होता है ना कि किसी के कष्ट में अगर कोई साथ रोता है, उसकी पीड़ा सुन कर के कोई रोता है, तो वो अपने आप को उसके साथ कुछ ज़्यादा ही जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो यहाँ वो यही चाहते हैं कि उस व्यक्ति के कष्ट के कारण उसको रोता हुआ देख करके, अपंग व्यक्ति को रोता हुआ देख करके दर्शक भी रोएं, ताकि उनके टीवी चैनल के प्रति लोगों के मन में लोकप्रियता बढ़े, लोगों के मन में भाव बढ़े कि हम यह टीवी चैनल तो लोगों के प्रति संवेदनशील होकर के काम करता है, सच्चाई सबके सामने लेकर आता है। तो वो दर्शकों को रुलाना चाहते हैं, एक स्तर पर लेकर आना चाहते हैं, अपंग व्यक्ति के और दर्शकों को और अपंग व्यक्ति को एक स्तर पर लेकर आना चाहते हैं, ताकि वह उसकी पीड़ा और कष्ट को समझ सके। लेकिन असल में वह क्या कर रहे हैं? संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे हैं, संवेदनहीन होकर के उस व्यक्ति को रुला रहे हैं। आप और वह दोनों, आप और वह दोनों, आप और वह और दोनों, यानी कि हम जैसे दर्शक और अपंग व्यक्ति, तो हम दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब कैमरामैन के लिए यहाँ पर और साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि वो चाहते हैं कि वह व्यक्ति दोबारा रोए, है ना, कह रहे हैं धीरज रखिए, लेकिन अपनी अधीरता में, क्योंकि वह अपंग व्यक्ति अब दोबारा नहीं रो रहा है, या उसके रोने के कारण दर्शक रो नहीं पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर वह साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति कैमरामैन को कहता है, और कैमरामैन अपने कैमरे के प्रति भी इस प्रकार का भाव रखता है कि कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, कि नहीं रोए, ये तो रोए ही नहीं, और अब इतना हमारे पास समय नहीं रह गया है कि हम इनको रुलाएं। तो कैमरे पर क्या है? वक्त की कीमत है। तो यहाँ पर वक्त की कीमत होने का अर्थ यही है कि हर चीज़ जो दूरदर्शन पर या टीवी चैनल पर जो भी चीज़ दिखाई जा रही है, किसी का भी कष्ट दुख आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो असल में उसको बेचा जा रहा है, उसकी जो व्यावसायिकता है उसके प्रति यहाँ पर दृष्टिकोण स्पष्ट हो रहा है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, कि कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति तक ऐसे ही नहीं पहुंचा दी जाती है, उसकी एक कीमत है। यहाँ पर कीमत से उस व्यावसायिक
मानसिकता का पता चलता है जो एक अपंग व्यक्ति की पीड़ा और कष्ट को बेचकर वो प्राप्त करना चाहते हैं, जो लाभ, धन लाभ, टीआरपी, अपने कार्यक्रम का नाम लोग प्रचलित करना चाहते हैं, उसका यहाँ पर पता चलता है। तो वो स्वयं जनता को तो जनता के लिए तो सोच रहे हैं कि धैर्य रखिए, हम इसे दोबारा रुलाएंगे, इस प्रकार से असंवेदनशील व्यवहार करके हम इसे दोबारा रुलाएंगे। लेकिन वो अपना ही धैर्य खो देता है और अधीर हो करके, अधैर्य दिखाते हुए कहता है कि कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। मतलब अब कार्यक्रम की समाप्ति का समय हो गया है और कार्यक्रम की समाप्ति के कारण हम आगे का आपको दिखा नहीं पाएंगे। क्यों? कार्यक्रम की समाप्ति इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्हें जितने पैसे कमाने थे वो इससे कमा लिए। तो कैमरे पर वक्त की कीमत है, आगे आने वाला जो कार्यक्रम है उससे भी तो पैसे कमाने हैं ना, तो उसका भी समय पर आरंभ होना ज़रूरी है। आप देख रहे थे, अच्छा अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्यों से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। अब वो अपना कार्यक्रम समाप्त करते हुए कहेगा कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्यों से युक्त कार्यक्रम। तो ये भी एक व्यंग्य किया है कवि ने, जो कोष्टक में भी दिख रहा है कि बस थोड़ी ही कसर रह गई, कि सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति में थोड़ी सी कसर रहेगी। सामाजिक उद्देश्य क्या था? आम जनता को इस प्रकार, जो अपंग है, अपाहिज हैं या शरीर का एक अंग जिनके पास नहीं है, ईश्वर ने उन्हें शायद किसी और इंद्री के साथ भेजा होगा, किसी और इंद्री को और अधिक सशक्त करके भेजा होगा, परंतु जिनके पास अभी एक इंद्री उपलब्ध नहीं है, एक अंग उपलब्ध नहीं है, उनके प्रति आम सामान्य जन में संवेदनशीलता जगाई जाए, या लोगों के मन में शारीरिक चुनौतियों को झेलते हुए व्यक्तियों के प्रति संवेदना का भाव जगाया जाए। तो इसके लिए कार्यक्रम था, ऐसा कहने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल में हो क्या रहा है? बस थोड़ी कसर रह गई। लेकिन असल में ये एक व्यंग्य है और व्यंग्य के द्वारा यही कहने की कोशिश की जा रही है कि ये जो कविता है वो किस प्रकार करुणा जगाने की जगह एक व्यक्ति के साथ क्रूर हो जाती है, एक व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने लग जाती है कि वह व्यक्ति रोने पर मजबूर हो जाता है। तो उस क्रूरता पर ये व्यंग्य किया गया है। करुणा जगाने की बजाय जो क्रूरता उस व्यक्ति के साथ की गई, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए कि वह व्यक्ति रोने पर मजबूर हो गया, उसके ऊपर यह कविता लिखी गई है। तो बस थोड़ी सी कसर रह गई, से तात्पर्य है कि वह दोबारा नहीं रोया। ठीक है, धन्यवाद। यहीं पर हमारी कविता समाप्त हो जाती है।